हाय गाइस वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि MSO 003 है। तो ये जो पर्टिकुलर पेपर है वो पेपर इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर आप एक चीज़ मान के चलिए कि जो फर्स्ट ईयर में आप पेपर 4 पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट सोशियोलॉजी बेसिकली, या सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, या मैथडोलॉजीज, या जो हमारा फर्स्ट है जिसमें बेसिकली हम थिंकर्स वगैरह के बारे में, थ्योरीज वगैरह के बारे में बात करेंगे। इन सारे जो चारों पेपर हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें आप बहुत सारे थिंकर्स और थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए होगा कि आपका बेस डेवलप हो जाए। सेकंड ईयर में इन सब का मेंशन होगा, यानी आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनको भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है आपको, और फ्यूचर में तो आपको काम आएगा ही। क्योंकि अगर आपको सोशियोलॉजी में कैरियर बनाना है तो सोशियोलॉजी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यूनिट 1 का नाम है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस। तो बेसिकली हम जो विकास होता है या प्रगति जो होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये पूरा बुक उसी पे बेस्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। बस थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगा और एक दो बार आप बुक पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो हम इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट देखेंगे। तो देखिए, जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है वो हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में, मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि किसी समाज में एडवांसमेंट हुआ है, या इंडिविजुअल लेवल पे भी उस इंसान ने डेवलपमेंट विकास किया है, या कलेक्टिव सोसाइटी के लेवल पे भी हुआ है। ठीक है, और आपको जिस तरीके से पता है जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है, जो हमारे जहाँ पे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी बहुत प्रोग्रेस हुई है, डेवलप हुई है और बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के यहाँ पे पहुँची है। आप पूछेंगे कैसे? अगर आप कंपेयर करें तो इसे बहुत सारे तरीके और बहुत सारे थिंकर्स ने तरीके दे रखे हैं हमें समझने के लिए। कितने सारे हम, जैसे आप देख लीजिए कॉमन चीज़, ह्यूमन इवोल्यूशन, हम एप से ह्यूमन बने। देन आता है एंशियंट सोसाइटी, प्राचीन काल की सोसाइटी, फिर मध्यकाल की सोसाइटी, फिर मॉडर्न सोसाइटी। या आप इस तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ या मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, यानी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जहाँ पे साइंस थोड़ा कम था, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ और कैपिटलिज्म नहीं था, और उसके बाद की सोसाइटी। उसके बाद आप अर्बन और रूरल को भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे थिंकर्स ने बांटा है समाज को कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो यानी इस सबसे यही पता चलता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। कहाँ हम पत्थर से औजार बना के अपना काम चलाते थे और नाउ हम फ़ोन की क्लिक से सब कुछ कर सकते हैं। सो काफ़ी आगे आ गए हैं आई गेस। ठीक है, तो जो नोशन है इवोल्यूशन का, ठीक है, जो वो लैटिन वर्ड के एवल्योर से आया है, इसका मतलब होता है टू डेवलप। ठीक है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है जिससे हम विकास कर रहे हैं वो लैटिन के वर्ड एवल्योर से आया है या एवॉल्व से आया है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। इसका मतलब होता है कि डेवलप करना। ठीक है, जो संस्कृत के विकास शब्द से क्लोजली रिलेटेड है। जिस तरह डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वो इंटरनल ग्रोथ को दिखाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट, एनिमल, कुछ भी। जैसे अब मान लीजिए कि हम एप से ह्यूमन बने और होमो सेपियन सेपियन हमको कहा जाता है सुपर स्मार्ट ह्यूमन, तो अंदर तो हमारे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है ना। इंटरनल लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ कहाँ चार मतलब पैरों पे चलने वाले हम 2 हाथ पे आ गए, और अब तो पूछिए ही मत। तो बेसिकली इंटरनल के बारे में, जैसे मान लीजिए कि सीड है, वो इवॉल्व होगा, उसके अंदर स्प्राउट आएगा, स्प्राउट से थोड़ा सा बड़ा होकर प्लांट बनेगा, फिर ट्री बनेगा, फिर ऐसी मेच्योरिटी होगी। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नोशन ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेप फॉरवर्ड, प्रोग्रेस। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, यानी वो अभी 1 नंबर पे था तो उससे विकास करके वो 2 नंबर पे पहुंच गया। ठीक है, या अगर क्लास में हम रैंकिंग की बात करें तो वो 3rd आता था, 2nd आता था, 1st आने लगा, तो उसने प्रगति कर ली। ठीक है, यहाँ पे प्रगति हिंदी का शब्द, संस्कृत का शब्द। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड या एडवांस, मतलब आगे की तरफ बढ़ना, और जो भी आपका डिज़ायरेबल
एंड है उसको पा लेना, ठीक है। जो भी अब मान लीजिए किसी बच्चे का एम है कि वो कॉलेज में अपने एंट्रेंस क्लियर कर ले, अच्छा नंबर ले आए, तो उसके प्रति वो एक एक स्टेप लेता जाएगा, यानी प्रोग्रेस करता जाएगा, धीरे धीरे अपने चैप्टर सिलेबस क्लियर करेगा, फिर एग्जाम क्लियर करके एडमिशन ले लेगा। तो उसका एम जो था उसने उसमें प्रोग्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ तो है नहीं चैप्टर्स में। इग्नू के मैं एक चीज़ बहुत नोटिस करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो थिंकर्स थे, स्पेशली जो अर्ली टाइम के थिंकर्स थे, मॉडर्न भी थिंकर्स, वो क्या सोचते थे डेवलपमेंट के बारे में, या ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में, या सोसाइटी के बारे में। तो अगर हम एक चीज़ फोकस करें, तो जो शुरुआत की, ठीक है, जब एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी आ रहा था, मतलब एक सब्जेक्ट का रूप ले रहा था, तो उस समय पे जो जितने भी थिंकर्स थे उनका मेन एम था, मतलब हिस्टोरिकल एम था, ये जानना कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे बदलाव उस समय समाज में आ रहे थे। तो बहुत सारे ग्रैंड आइडियाज मॉर्गन, कॉम्टे, स्पेंसर, डरखाई, मार्क्स, वेबर, सब ने दिया, ठीक है। जितने भी मेजर उस टाइम के थिंकर हैं, आप देखेंगे सब बताएंगे कि सोसाइटी किस किस तरीके से इवॉल्व की, और हर किसी का बताने का तरीका अलग है, ठीक है। वेरियस स्टेजेस से, वेरियस स्टेप लेके सोसाइटी इवॉल्व की है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे, तो हम कॉम्ट से ही शुरू करेंगे, ऑगस्ट कॉम्ट से। स्पेलिंग में यहाँ पे एरर है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। फ्रेंच है ये, तो एक्चुअली इनको कॉम्ते नहीं बोलते हैं, जैसे कि स्पेलिंग है, आप याद करने के लिए कॉम्ते बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर कॉम्त है, ठीक है। तो इनको फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी बोला जाता है। और ये स्टडी अपना कहाँ फोकस करते हैं, स्टडी ऑफ चेंज, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस इन ह्यूमन सोसाइटी। हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। और उन्होंने दो पार्ट में सोसाइटीज़ को डिवाइड किया स्टडी करने के लिए, सोशल स्टैटिक, जिसमें इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अब सोशल स्टैटिक, स्टैटिक क्या होता है, जिसमें बदलाव नहीं आ रहा, जो नंबर है वो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैरिज है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, स्कूल हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशंस, इसमें बहुत बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अब सोशल डायनेमिक में क्या वो पढ़ते हैं, डेवलपमेंट और चेंज। ये तो हमेशा होता रहेगा, समाज में विकास होता रहेगा और बदलाव आता रहेगा। तो इसको दो भाग में उन्होंने मतलब बांट दिया है कि सोशोलॉजी को या ह्यूमन सोसाइटी को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी को उन्होंने मतलब एक इस तरीके से देखा है कि यूरोप में जो हिस्टोरिकल चीजें हुई, उसी से पूरे वर्ल्ड को जज कर दिया, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे। अब मान लीजिए कि जनरली यूरोप को हम डिवाइड किस में करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। और यूरोप में इनलाइटमेंट आया, यूरोप में इंडस्ट्रियल चेंज आया, तो ऐसा बहुत सारे थिंकर बिलीव करते हैं कि ऐसा पूरे विश्व में सेम 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 हुआ है, ठीक है। मतलब वहाँ पे चेंज आया तो अदर जगह भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसी आइस से वो अदर कंट्रीज को भी जज करके एक जर्नल थ्योरी बना देते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे यूरोप में एनलाइटमेंट आया तो हर जगह आया हो, इंडस्ट्रियल मतलब डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ भी हुआ पर बहुत लेट, आगे पीछे होता रहा, ठीक है। ब्रिटेन से शुरू हुआ, यूरोप में भी फैला, लेकिन हर जगह सेम तरीके की हिस्ट्री ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि कुछ सर्टेन टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, या अब उनका अस्तित्व नहीं रह रहा है, बच नहीं रहा है। वो किस टाइप की, जहाँ पे रिलीजन और मिलिट्री ज़्यादा था। मतलब इनके कहने का तात्पर्य था मध्यकालीन जो सोसाइटीज़ थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। अब मध्यकालीन सोसाइटीज़ के क्या कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक थे, तो आपको जो पता हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मध्यकाल या मिडिवल सोसाइटी के क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। जर्नल में बता देती हूँ। तो मिडिवल सोसाइटी में क्या था कि कैथोलिक चर्च था वो हद से ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत प्रकार के टैक्सेस लेता रहता था, और केवल रिलीजन जो या रिलीजियस गुरु प्रीस्ट जो बोल दे लोग विश्वास करते थे, कोई साइंटिफिक कुछ भी टेम्पर नहीं डेवलप हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है, हम मॉडर्न टाइम पे आते हैं तो रिलीजन का जो इस तरीके का इम्पैक्ट है वो समाज से ख़त्म हो जाता है, और साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियलिज्म के बाद। तो यही कॉम्टे कहने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑगस्ट कॉम्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में बदलाव आ रहा था और मिडिवल सोसाइटी बाहर जा रही थी और मॉडर्न सोसाइटी आ रही थी।
साइंस ने थियोलॉजिशियन को मतलब जो रिलीजन रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मैनेजर, फाइनेंसर, ये सब चीज़ें आने लगे वॉरियर्स की जगह। कहाँ? पहले मिलिट्री थी और बस धर्म था, धर्म के गुरु थे, लेकिन अब उनकी जगह साइंस वगैरह ने जगह ले ली, मतलब धर्म गुरु वगैरह की जगह और या रिलीजन की जगह। और जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, उनकी जगह या मिलिट्री की जो जगह है बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैनेजर्स वगैरह ने ले ली मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, तो ये मेजर चेंज हुआ। उन्होंने ये 3 स्टेजेस बताए हैं कि जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, एक थियोलॉजिकल है। बेसिकली जो कॉम थे वहाँ पे 3 पार्ट में ह्यूमन प्रोग्रेस या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी जिसको कहते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, जहाँ पे रिलीजन और रिलीजन से बढ़ के कुछ था ही नहीं, हर चीज सुपर नेचुरल या इस तरीके से नॉन लिविंग, लिविंग या मैजिक, इन्हीं सब से कनेक्टेड था, गॉड गॉडेस, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं था। दूसरा फेज को वो एब्स्ट्रैक्ट या मेटाफिजिकल फेज बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली अगर लूजली देखा जाए तो ये रेनेसा वाले पीरियड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें, ब्यूटी, बॉडी की ब्यूटी, ब्रेव और इस टाइप की रोमांटिसिज्म वाली जो पोएम्स होती हैं, जो मतलब एकदम केवल ऐसी चीजों की गाथाएं गाना जो एकदम समझ से बाहर है, नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप रोमांटिसिज्म अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ऐसे आइडियाज को प्रेज किया, जैसे पेंटिंग हो गया, उसमें कुछ एकदम लोग मीनिंग ढूंढ रहे हैं, कोई पोएट्री हो गई उसमें वीरता की गाथा है, तो कहीं कोई पोएट्री हो गई जहाँ प्रेम की गाथा है, मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स चीजों की बात होने लगी इस फेज में। एंड देन सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पॉजिटिविज्म का आता है, जो साइंटिफिक एज आप कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, मॉरल आइडियाज वगैरह वगैरह, इस टाइप की एकदम मॉडर्न जमाना जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ऐसा डेवलप हो जाता है। बाकी इस थ्योरी के बारे में हम आगे काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जनरल आप आइडिया ले लीजिए। उसके बाद प्रोग्रेसिव चेंज के बारे में ये बात करते हैं, जो साइंटिफिक थॉट से आता है। मॉर्गन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को सिस्टमैटिकली डिफाइन करने की कोशिश की थी। इन्होंने 3 मेन एरा हमें बताया जिसमें ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस की थी: सैवेजरी, ठीक है, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। उसको सब डिवाइड भी कर देते हैं, तो आगे हम इसको देखिए। हम सवेजरी की बात करते हैं, जो मॉर्गन ने बात की। तो बेसिकली लोअर स्टेज पे क्या होता है, 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया: मिडिल एज, अपर एज। मतलब हर जो 3 डिवीजन किए, वो 3 डिवीजन के अंदर 3 डिवीजन इन्होंने कर रखा है जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई। तो सबसे पहला जो इसका लोअर स्टेज बताते हैं, जब ह्यूमन बीइंग जंगलों में रहा करता था, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जंगलों में, जहाँ पे फल मूल, नट्स या रूट्स वगैरह जो भी थे उसको खाना की तरह खाया करता था। ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं, बेसिकली एकदम जो हंटर और गैदरर वाला सिचुएशन था वही। अब मिडिल स्टेज की बात करें तो क्या होता है कि अब ह्यूमन क्या कर लिया कि उसने आग का मतलब पता कर लिया कि आग का प्रयोग कैसे करते हैं, और फिश वगैरह या इस टाइप की चीज़ों को फूड की तरह खाने लगा, और अलग अलग प्रकार के ऐसे फूड वगैरह डेवलप होने लगे, और ह्यूमन मतलब यहाँ से वहाँ मूवमेंट भी करने लगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ दूसरे जंगलों में जाना, तीसरी जंगलों में जाना, तीसरे मतलब अलग अलग जगह पे घूमने लगा। एंड स्टोन जो थे उसको वेपन बना के प्रयोग करने लगे ह्यूमंस इस एज में। यहाँ तक तो केवल बस खा रहे थे जो भी मिल जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा विकास और हो जाता है मिडिल एज पे। और अपर एज पे आते हैं तो बोर्स एंड एरोज, वो जो तीर धनुष होता है वो मतलब ये लोग वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे पूरे हंटर बन जाते हैं, यहाँ पे केवल गैदरर थे यानी इकट्ठा करके खा रहे थे। यहाँ थर्ड स्टेज तक आते आते ये लोग हंट करने लगते हैं, जानवरों को मारते हैं और जानवरों को फिर खाते हैं, और वो नॉर्मल ऑक्यूपेशन हो जाता है। वुड के बर्तन वगैरह भी बनने लगते हैं, वुड और भी चीज़ें जला के मतलब खाना पका के अब खाने लगते हैं। ठीक है, और मतलब जैसे जानवरों को मारना एक तरीके का कार्य हो जाता है। अब बार्बरिज्म के बारे में बात करें तो
अब बार्बरिज्म का फेज में हम कब एंटर करते हैं, जब पोट्री बनने लगती है, जो मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बस इतना होता है और हम बार्बरिज्म में एंटर कर जाते हैं। मिडिल स्टेज में क्या होता है कि जानवरों को घरेलू बनाया जाता है, जैसे गाय लोग नहीं पालते, गाय भैंस सब, तो ऐसा होता है ईस्ट में, फिर वेस्ट में, वेस्ट की कंट्रीज में होने लगता है। और एडिबल प्लांट्स, खाने वाले जो पौधे होते हैं, उनकी खेती होना शुरू हो जाती है, यानी खेती शुरू हो जाती है। और बहुत तरीके ढूंढ के जो खेती करते हैं, तो पानी भी तो चाहिए ना खेती को, तो इरिगेशन जो की जाती है, मतलब पानी पहुंचाने तक खेतों तक की, इस टाइप की भी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद इस एज में एक और चीज़ होता है कि जो सूरज के रोशनी से सूखे हुए एक तरीके से ब्रिक जो होते हैं, ईंट होते हैं, वो और स्टोन इस्तेमाल होने लगते हैं घर बनाने में। अभी तक मतलब अब बेसिकली हम सेटल होना शुरू हो गए हैं बार्बरिज्म के मिडिल स्टेज पे। अब अपर स्टेज में क्या होता है, ये ट्रांजिशनल फेज होता है, यानी बदलाव इस टाइम पे बहुत बड़ा हो रहा होता है, चेंज आ रहा होता है समाज में। और इस टाइम पे आयरन वगैरह हमारे समाज में डेवलप हो चुका होता है, हम आयरन से चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। इस समय पे अल्फ़ाबेट और राइटिंग भी इस्तेमाल होने लगती है, इसलिए हम लोग अब लिखा जोख, लेख मतलब लेख जोख के जो पूरा चीज़ें होती हैं, लेखा जोखा हमारा जो भी मैथमेटिकली हो गया, ऐसा हो गया, तो ट्रेड वगैरह भी हल्का शुरू हो जाता है। आयरन से हम वो बनाते हैं जिससे हल नहीं होता, जिससे खेती की जाती है, वो बनाते हैं। उसके बाद अब इस तरीके के औजार जब आने लगते हैं, तो कृषि में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद पॉपुलेशन भी स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सिविलाइजेशन की बात करें, इसको हम बात कर सकते हैं कि ऐसा फेज होता है जब नेचुरल इंडस्ट्रीज वगैरह भी आ जाती हैं, और इस एज में ह्यूमन सोफिस्टिकेशन की तरफ जाने लगता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाना, इंडस्ट्रीज आ जाना, मॉडर्न लिविंग, जो ये सब चीज़ें हैं इस तरफ। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और 3 पार्ट को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमें एक तरीके से इतिहास का एक ओवरव्यू दे दिया है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो जिस तरीके से आप समझते हैं, कार्ल मार्क्स की थिंकिंग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो थिंकिंग है उस टाइप की होती है। तो ये बताते हैं कि जो समाज में रिश्ते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ते की बातें करते हैं समाज में, जो हैं वो हमेशा कौन खेत मतलब 2 प्रकार के लोगों में बटा होता है समाज के जो रिश्ते होते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, जिनके पास सारा धन है और जिसके पास कुछ नहीं है। जो जिसके पास धन है उसके लिए वो दूसरा वाला इंसान किए जा रहा है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो हैव्स नॉट वाला करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है वो बस लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। बेसिक इनके आइडिया का बेसिक इनकी थ्योरी का यही आइडिया है। वो सबसे एशियाटिक सबसे एंशियंट जो सिस्टम है उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फ्यूडल्स को ज़मीन दी जाती है राजा द्वारा, राजा के करीबी होते हैं, और राजा को जब युद्ध लड़ना होता है तो ये फ्यूडल सपोर्ट उनको देते हैं। तो इनको जो राजा है फ्यूडल्स को ज़मीन देते हैं, और ज़मीन देते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ से लोगों को, गरीब लोगों को अपने ज़मीन पे काम करवाते हैं फ्यूडल्स, और सारा उनसे धन निचोड़ते रहते हैं और लूटते रहते हैं, यानी फ्यूडल और सर्फ के बीच में रिलेशन होता है। और अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, कैपिटलिस्ट की बात करें, तो जो अभी का एरा हमें जो देखने को मिलता है, यहाँ पे सारा जो धन है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, यहाँ फ्यूडल के हाथ में होता है। और वो सर्फ जो होते हैं, जो काम करने वाले, खेती करने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है, और कैपिटलिस्ट किसका, लेबर क्लास का करता है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में जो सारा रिलेशन वगैरह है वो सेट होता है, यानी सोसाइटी इन्हीं सब पार्टों में डिवाइडेड है। इनके कहने का तात्पर्य है, कार्ल मार्क्स भी आप बहुत पढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक आइडियाज चैप्टर में दे रही हूँ, बाकी तो आपको बहुत पढ़ना ही है आगे। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, लेबर मार्केट होता है, बहुत टेक्नोलॉजीज होती हैं, अच्छी मशीन्स होती हैं, और इसी तरीके से समाज एक तरीके के हैव्स और हैव्स नॉट, यानी जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास कुछ नहीं है, के बीच में डिवाइड हो जाता है। पर जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि ये सब एक दिन चेंज होगा हिस्ट्री में, और क्लास स्ट्रगल होगा, यानी लेबर उठ के खड़े होंगे और वो कैपिटलिस्ट का सामना करेंगे, और जब ये कैपिटलिस्ट का अंत कर देंगे तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो
क्लासलेस होगी, वहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है, कोई स्टेट नहीं होगा, कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, कोई ज्योग्राफिकल मतलब डिवीज़न नहीं होगा, सब एक साथ मिलके रहेंगे और एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होगा, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा। बेसिकली कम्युनिज्म की वो बात कर रहे हैं। स्पेंसर की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो ये चार्ल्स डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है, जिसमें वो बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी इवोल्यूशनरी है, जहाँ पे इंसान विकास करते जाता है, इन सब के बारे में। और ऑर्गेनिज्म वाला जो थ्योरी है, जो बेसिक थ्योरी आपको फंक्शनलिज्म को समझाती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो जितनी भी स्टेजेस से हम ह्यूमन गुजरे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ सामाजिक इवोल्यूशन हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है। हम सिंपल सोसाइटी से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ गए हैं, यूनिफॉर्म सोसाइटी से एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर की तरफ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ गए हैं, एक होमोजेनियस से हेट्रोजेनियस। अब मैं सब समझाती हूँ। सिंपल सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे हम हंटर और गैदरिंग करते थे। नाउ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यहाँ पे हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, हर किसी के पास अलग जॉब है। उसके बाद होमोजेनियस सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे एक ही प्रकार के लोग, सब लोग रहते हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस क्या होती है? आपको लगता है कि आज के टाइम पे होमोजेनियस सोसाइटी है जहाँ एक ही देश में मल्टीपल टाइप के लोग, मल्टीपल कंट्री के लोग। एग्जांपल यूएस का ले लीजिए। यूएस में मतलब अमेरिका में कनाडा के लोग भी हैं, यूरोप के लोग भी हैं, एशिया के लोग भी हैं, इंडिया के भी हैं, चाइना के भी हैं और फ्रांस के भी हैं। तो क्या आपको लगता है होमोजेनियस है? नहीं, वो एक प्रकार के लोग नहीं, अलग अलग जगहों से हैं, सब रह रहे हैं। तो कहने का इनका तात्पर्य होता है कि सिंपल सोसाइटी से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, होमोजेनियस सोसाइटी से हेट्रोजेनियस की तरफ जाते हैं। स्पेंसर बता रहे हैं इसी से हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पहले तो सिंपल था भाई, उठना है, जाना है जाना है जंगलों में, फल वल उठा के लाना है, खाना है, हो गया। आज आपको लगता है ऐसा है? लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती है, किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ रखेगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, ऐसे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में रोज़ डिबेट हो रहा है, सोशल मीडिया पे एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिंपल सोसाइटी? ऑफ कोर्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी बात ये कह रहे हैं, सोसाइटी ऐसे बदलती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या मेजर बात की है? जैसे पहले की जो सोसाइटी होती है वो बहुत सिंपल होती है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैटर्न ऑफ अथॉरिटी होता है, सोशल कंट्रोल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल राइट्स बहुत मैटर करते हैं। और अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले की बात करें तो कम्युनिटी की विश ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब सबका ह्यूमन राइट्स है। इकोनॉमी का जो रेलम है वो पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। पहले इकोनॉमिक पॉलिटिक्स सब कुछ अलग अलग, मतलब एक ही इंसान राजा के हाथ में होता था। अभी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है क्योंकि जनता द्वारा चूज़ की गई है। तो यही सब डिफरेंस, जो जनरल डिफरेंस होती है, बताते हैं हमको। उसके बाद ये जो लेजर्स फेरी का जो डॉक्ट्रिन है, बेसिकली एडम स्मिथ का फ्री मार्केट का, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह देखा है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक हम ह्यूमन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं और जब सारे मिलके काम करते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी चलती है। इन्होंने आप इस चीज़ को बस समझ लें, ये किससे इंस्पायर्ड था ये थ्योरी की? ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है। डिफरेंट ऑर्गन जब साथ मिलके काम करते हैं तो ह्यूमन बॉडी चलती है, ठीक है। इसी थ्योरी पे इन्होंने सोसाइटी को बताया कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन जब साथ मिलके एक साथ काम करते हैं तो ये सोसाइटी चल पाती है, वरना सोसाइटी नहीं चल पाएगी। ये जो थ्योरी है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे केवल हर्बर्ट स्पेंसर ने दी और किसी ने नहीं? बेसिकली ये जो थ्योरी ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन है, ये फंक्शनलिज्म की बेसिक थ्योरी, इसी से फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है, और हर्बर्ट स्पेंसर भी एक फंक्शनलिस्ट थे, डेवलप हुई। यानी इस चीज़ को आप याद कर ले कि इन लोगों ने सोसाइटी को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में मिलकर काम करते तो सोसाइटी चलती है। यही थ्योरी दरखाइम के भी आप पढ़ेंगे तो आएगा, यही थ्योरी आप फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे तो आएगा, और यही थ्योरी आप कोई भी फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे तो बेसिक आइडिया यही आएगा। तो यानी बेसिकली आपने फंक्शनलिज्म का जो निचोड़ है यहाँ पे समझ लिया है। उसके बाद ये जो टोनीज हैं, ये गेमस्कैफ्ट और
गैसल स्काफ्ट के में 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं समाज को। तो पहले हम गेमिस स्काफ्ट के बारे में देखते हैं। सॉरी इफ मैं रॉन्ग बोल रही हूँ। तो ये ब्लड रिलेशन, मैरिज, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, मदर चाइल्ड एंड लोगों के बीच में, उनके समाज के बीच में, उनकी फैमिली के बीच में, उनके नेबर्स के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, बहुत ज़्यादा एक साथ होते हैं, कॉमन विल होता है। यहाँ पे पर्सनल आइडिया नहीं, बेसिकली ये गांव या सिंपल सोसाइटी की यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिलेशंस कैसे होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गैसल स्काफ्ट की बात करें तो यहाँ कोई कॉमन विल नहीं होता, हर कोई इंडिविजुअल जो अपनी इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप किस लिए किस बिहाफ पे मेजर किया जाता है कि उस रिलेशनशिप के क्या बेनिफिट है। ठीक है, एकदम मॉडर्न सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ लेबर जो है वो डिवाइड है, और लेबर किस लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और लेबर के टर्म में ही हम सोसाइटी में वैल्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद जो ये सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो ऊपर हमने पढ़ी गेमिस स्काफ्ट जो थी वो सिंपल सोसाइटी है, गांव है, जहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, फैमिली के बीच में स्ट्रांग है, लोगों के बीच में स्ट्रांग है, कम्युनिटी का एक विल है, एक सीनियर पर्सन है, उसकी अथॉरिटी चल रही है। पर शहरों में या मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई शेयर्ड बिलीफ नहीं है, हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए जी रहा है, हर किसी के रिलेशनशिप का वर्थ है, मतलब वैल्यू टैग लगा हुआ है लेबर के हिसाब से। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये फैमिली और जो क्लोजनेस या नेबरहुड के बीच में क्लोजनेस है, सोसाइटी के बीच में क्लोजनेस थी, वो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में, जिसको ये गैसल स्काफ्ट कहते हैं, उसमें कम हो रहा है, यानी मॉडर्न सोसाइटी में या शहरों में। ठीक है, दोनों वे में आप इसको समझ सकते हैं। तो टोनीज viewed the development as a loss of Gemscraft or a human community. He believed that industrial revolution was tearing apart the idea of family, replacing it with emphasis of facts of efficiency. Basically ये कह रहे हैं कि जो गेमिस्क्राफ्ट है, जो कि गांव की या जो सिंपल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक था, जहाँ फैमिली इंपॉर्टेंट थी, ये सब, इन सबको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी अर्बन जो सोसाइटी है या कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है, जिसको इन्होंने क्या बोला है गेमिस्क्राफ्ट, वो चेंज कर रही है, फैमिलीज को बदल रही है, फैमिलीज टूट रही हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, और सेल्फ इंटरेस्ट वाली सोसाइटीज़ डेवलप होने लगी जहाँ पे खुद पे केवल फोकस हो। उसके बाद हम डर्कहाइम को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।